नमस्कार साथियों, मैं अमित कुमार मौर्य और नर्सिंग एकेडमी के शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज मैं अपने कैप्सूल सीरीज के लेक्चर नंबर 13 के साथ आप सभी के सामने मौजूद हूं और आज का मेरा टॉपिक है यूट्राइन स्टिमुलेंट्स। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने यूट्राइन रिलैक्सेंट के बारे में सारी बातें की थी, उसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जाना था, उसकी यूजेस, कॉन्ट्राइंडिकेशन, इंडिकेशन, सारी चीजों के बारे में इन डिटेल हमने रिव्यू किया था। आज के इस लेक्चर में हम सारी चीजों के बारे में जानेंगे, क्या इसकी क्लासिफिकेशन है, क्या यूट्राइन स्टिमुलेंट्स का काम होता है, कहां कहां यूज होती है और किस किस मैकेनिज्म ऑफ एक्शन से ये काम करती है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर ड्रग कौन कौन सी यूज होती है और स्टिमुलेंट्स, यूट्राइन स्टिमुलेंट्स होते क्या है। यूट्राइन स्टिमुलेंट्स ये ऐसी ड्रग्स होती हैं जो यूट्रस के ऊपर काम करती हैं और यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन को क्या कर देती हैं, इंक्रीज कर देती हैं। इंक्रीजेस यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो इसके अंदर कौन कौन सी ड्रग यूज होती है और इसे और क्या बोला जाता है, ड्रग यूज फॉर इंडक्शन एंड एग्यूमेंटेशन ऑफ द लेबर। जो लेबर का टाइम होता है, जब मदर डिलीवरी करने वाली होती है बेबी की, तो उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, लेबर पीरियड बोलते हैं। और उस समय जो इंडक्शन के लिए और एग्यूमेंटेशन के लिए जो ड्रग्स यूज की जाती हैं उन्हें क्या बोला जाता है, यूट्राइन स्टिमुलेंट्स। इनको और किस नाम से जानते हैं, दे आर ऑल्सो नोन एज ऑक्सीटॉकिक्स एंड एबॉर्टिफेशिएंट्स। एबॉर्टिफेशिएंट के नाम से भी इन्हें जाना जाता है। इसके बाद ये क्लासिफाइड कैसे है, ये क्लासिफाइड है मतलब कि ये क्या है, इसकी क्लासिफिकेशन। ये क्या है, क्लासिफिकेशन है। इसके अंदर हम इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में जानते हैं, किस किस तरीके से क्लासिफाइड है, कितनी हेडिंग्स में हम इसको पढ़ने वाले हैं। इसका एक क्लासिफिकेशन का चार्ट है जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक के साथ जोड़ दिया है, जो कि एज अ फॉर्म ऑफ पीडीएफ आप सभी के पास पहुंच जाएगा। पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, पहली हेडिंग क्या है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। इसमें कौन कौन से आते हैं, ऑक्सीटोसिन, जो मेन यूट्राइन स्टिमुलेंट होता है उसका क्या नाम है, ऑक्सीटोसिन। उसके अलावा डेस्माइनो ऑक्सीटोसिन। सेकंड क्या आता है, प्रोस्टाग्लैंडिन ग्रुप आता है। प्रोस्टाग्लैंडिन ग्रुप के अंदर क्या आता है, PGE2, PGE1, PG2 अल्फा एंड 1,5 मिथाइल PGF2 अल्फा। कार्बोप्रोस्ट बोला जाता है और मिसोप्रोस्टोल, जिसको हम मिथाइल ईस्टर ऑफ PGE1 बोलते हैं। PG का मतलब होता है प्रोस्टाग्लैंडिन, तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन के ग्रुप है। उसके बाद थर्ड ग्रुप आता है किसका, एर्गोट एल्कोलॉइड्स का, जिसके अंदर एग्रोमेट्राइन होता है जो कि मायोमेट्रियम लेयर पे काम करता है। इसको एर्गेनोवाइन भी बोलते हैं और मिथाइल एर्गोनोमेट्राइन भी एक ड्रग होती है जो इसके अंदर एर्गोट एल्कोलॉइड्स के अंदर आती है। मिसलेनियस ड्रग्स के अंदर कौन कौन से आते हैं, इथक्रिडीन और क्यूनिन। कौन कौन से ड्रग आते हैं मिसलेनियस ड्रग के अंदर, इथक्रिडीन और क्विनिन। और फिफ्थ ग्रुप क्या है, जिसके अंदर कौन सा आता है, एंटी प्रोजेस्टेरोन, जिसे हम क्या बोलते हैं, मिफप्रिस्टोन भी बोला जाता है। तो इस ड्रग का हम एक छोटा सा चार्ट बना लेते हैं, एज अ चार्ट बनाकर हम इस ड्रग को समझ सकते हैं। यूट्राइन स्टिमुलेंट, कितनी हेडिंग्स के अंदर हमने इसको पढ़ा है, 5 हेडिंग्स के अंदर पढ़ा है, बिल्कुल 1 2 3 4 5। फर्स्ट हेडिंग थी पोस्टीरियर पिट्यूटरी, जिसके अंदर हमने देखा ऑक्सीटोसिन और डेस्माइनो ऑक्सीटोसिन, ये हमने फर्स्ट ग्रुप के अंदर पढ़ा, ठीक है। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रुप का नाम था, क्या नाम था, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रुप का नाम था
इसके अंदर हमने और क्या जाना, पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्रुप का नाम था। इसके अंदर दो ड्रग हमने पढ़ी, ऑक्सीटोसिन ऑक्सीटोसिन और डेस्माइनो ऑक्सीटोसिन। सेकंड क्या है, प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टाग्लैंडिन। इसके अंदर हमने देखा PGE1 PGE2 PGF2 अल्फा, PGE2 PGE1 PGF2 अल्फा, 1,5 मिथाइल PGF2 अल्फा, जिसको हम कार्बोप्लास्ट बोलते हैं और मिसोप्रोस्टोल बोलते हैं। कौन कौन से हैं, कौन कौन से बोलते हैं, कार्बोप्लास्ट और मिसोप्रोस्टोल। थर्ड हेडिंग हमने क्या पढ़ी थी, थर्ड हेडिंग हमने क्या पढ़ा है, एर्गोट। थर्ड हेडिंग में हमने क्या पढ़ा है, एर्गोट एल्कलॉइड्स। क्या पढ़ा है, एर्गोट एल्कलॉइड्स। इसके अंदर हमने कौन कौन सी ड्रग के बारे में बात की थी, इसके अंदर हमने एर्गोमेट्राइन और मिथाइल एर्गोमेट्राइन, बहुत इजी है याद करना। एर्गोट के अंदर क्या आता है, एर्गोमेट्राइन और मिथाइल एर्गोमेट्राइन। एर्गोमेट्राइन, बस इसके साथ मिथाइल ऐड करके इसको वापस लिख देना है, मिथाइल एर्गोमेट्राइन। यहां तक 3 हेडिंग हमने कवर कर ली है इसकी, किसकी, यूट्राइन स्टिमुलेंट्स की 3 हेडिंग हमने कवर कर ली है। बची सिर्फ 2 हेडिंग, जिसके अंदर एक आती है मिसलेनियस ड्रग्स। मिसलेनियस ड्रग्स को और क्या बोला जाता है, अदर ड्रग्स जो इसके अंदर आती हैं। और इसके अलावा इसके अंदर एक आती है एंटी प्रोजेस्ट्रीन ड्रग। कौन सी आती है, एंटी प्रोजेस्ट्रीन ड्रग्स जो इसके अंदर आती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, मिफप्रिस्टोन एंटी प्रोजेस्टेरोन ड्रग। इसके अंदर आता है क्या, मिफप्रिस्टोन, और मिसलेनियस के अंदर क्या आता है, क्विनिन। इतनी ड्रग याद करने वाली इसके अंदर है जो हम याद कर सकते हैं। इतनी ड्रग्स, ये क्लासिफिकेशन ड्रग्स का, यूट्राइन स्टिमुलेंट्स का हम लोग अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके बारे में पूरा हमने इन डिटेल आपको क्लासिफिकेशन भी लिखवा दिया है। ये आप एज अ नोट बनाकर जब भी आप एग्जामिनेशन में इस क्वेश्चन को लिखेंगे तो ऐसे इसको नोट बना के आप एज अ चार्ट इन फॉर्म ऑफ फ्लो चार्ट इसको आप बता सकते हैं, प्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद अब पढ़ते हैं ऑक्सीटोसिन के बारे में। किसके बारे में, ऑक्सीटोसिन के बारे में। इसका इफेक्ट क्या क्या होता है यूट्रस के ऊपर और कहां कहां इफेक्ट इसका पड़ता है, वो सारी चीजें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। कि हम अगर ऑक्सीटोसिन हार्मोन अगर बाहर से ले रहे हैं आर्टिफिशियली, तो उसका इफेक्ट क्या क्या पड़ेगा हमारी यूट्रस के ऊपर, कहां कहां, पहली बात तो कहां कहां इफेक्ट पड़ रहा है इसका, इन चारों को नोट करेंगे। किसके ऊपर पड़ रहा है, मेन इफेक्ट इसका किसके ऊपर पड़ता है, यूट्रस के ऊपर। सेकंड इफेक्ट इसका किसके ऊपर पड़ेगा, ब्रेस्ट के ऊपर। थर्ड इफेक्ट सीवीएस सिस्टम के ऊपर। सीवीएस सिस्टम का मतलब होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर। और फोर्थ किसके ऊपर पड़ रहा है, किडनी के ऊपर। ठीक है, अब यूट्रस के ऊपर क्या क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इंक्रीज द फोर्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसी चीज के लिए तो हमने ये मेडिसिन या ये ड्रग बाहर से हमने पेशेंट को दी थी, जिसकी वजह से यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाए। रिस्पॉन्स ऑफ द यूट्रस वेरीज, जो यूट्रस का रिस्पॉन्स होता है इस ड्रग के बाद क्या हो जाता है, वेरी करने लगता है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब ब्रेस्ट के ऊपर क्या होगा इफेक्ट, कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी मायो एपिथेलियम ऑफ द मेमोरी एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो है इसकी वो कॉन्ट्रैक्ट करने लगेगी। कार्डियोवास्कुलर के ऊपर क्या होगा, हायर डोज अगर देंगे तो ब्रीफ फॉल हो जाएगा किसके अंदर, ब्लड प्रेशर के अंदर। और क्या हो जाएगा, अगर ब्लड प्रेशर के अंदर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब कि हाइपोटेंशन की कंडीशन आ जाएगी, तो टैकीकार्डिया जरूर से जरूर वहां पर हो जाएगा। उसके बाद किडनी के अंदर क्या हो जाएगा,
ADH लाइक एक्शन एट हाई डोजेज, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है उसका एक्शन इंक्रीज हो जाएगा। और क्या इंक्रीज हो जाएगा? एडिमा एट हायर डोज, एडिमा की कंडीशन जनरेट हो सकती है हाई डोज पर। और ऑक्सीटोसिन विद लार्ज अमाउंट ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड, मतलब कि अगर हमने ऑक्सीटोसिन का बॉडी में लेवल इंक्रीज कर दिया तो एडिमा की कंडीशन जनरेट हो सकती है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो सकता है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन का हमने पढ़ा कहां कहां इफेक्ट होता है। अब हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, किस किस तरीके से ये यूट्रस के ऊपर काम करता है, ब्रेस्ट के ऊपर काम करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के ऊपर काम करता है और किडनी के ऊपर काम करता है। एक्शन मीडिएटेड थ्रू स्पेसिफिक जी प्रोटीन कपल्ड ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर, इसका एक्शन कैसे मीडिएट होता है? जी प्रोटीन के थ्रू ये कपलिंग करता है, उसके बाद ये रिसेप्टर्स के पास पहुंचता है। ठीक है। ऑन एक्टिवेशन दीज रिसेप्टर मीडिएट द रिस्पॉन्स, जब ये एक्टिव हो जाते हैं तो ये रिसेप्टर जो होते हैं ये क्या करते हैं? इसके रिस्पॉन्स को मीडिएट करते हैं बाय डीपोलराइजेशन ऑफ द मसल फाइबर्स, मसल फाइबर को डीपोलराइज करके कैल्शियम आयंस को इंक्रीज करके, यही इसका क्या है? मेन मैकेनिज्म है। थ्रू फोस्फोइंसिटाइड हाइड्रोलिसिस एंड IP3 मीडिएटेड इंट्रासेलुलर रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, जैसे ही कैल्शियम आयंस का रिलीज होता है ये उसके अंदर काम करने लग जाते हैं, रिसेप्टर्स इनके मीडिएट करने लग जाते हैं और थ्रू स्पेसिफिक जी प्रोटीन के साथ कपलिंग करके ये अपना मैकेनिज्म ऑफ एक्शन शो करते हैं। नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर इंक्रीज, कैसे इंक्रीज होते हैं? जब प्रेगनेंसी का टाइम आता है, लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी, लेटर पार्ट ऑफ प्रेगनेंसी का मतलब ये है कि प्रेगनेंसी के बाद वाले पीरियड में नंबर ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, जब जो लेबर का टाइम होता है वो पास आने वाला होता है। ऑल्सो इंक्रीज द प्रोस्टाग्लैंडिन पीजी सिंथेसिस एंड रिलीज बाय द एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम में से पीजी की सिंथेसिस को भी इंक्रीज कर देता है ये, जिसकी वजह से जो प्रोस्टाग्लैंडिन ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं ये इसके ऊपर एक्ट करने लग जाती हैं। ठीक है। उसके बाद ऑक्सीटोसिन का यूज क्या है? सबसे पहली बात ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है किसके अंदर? यूट्रस की अगर हमने स्टिमुलेशन करवानी हो तो उसके अंदर ऑक्सीटोसिन क्या है? ड्रग ऑफ चॉइस है। ये इंडक्शन ऑफ लेबर करवाता है, लेबर का इंडक्शन करवा देता है। कैसे देते हैं? स्लो देते हैं, इंट्रावेनस इन्फ्यूजन के थ्रू। 5 यूनिट किसके अंदर? 500 ml NS के अंदर। कैसे देंगे हम इसको? 5 यूनिट किसके अंदर? 500 ml NS के अंदर IV स्लो। ये चीज ध्यान रखनी है। यूट्राइन इनर्शिया को बढ़ा देगा, पोस्टपार्टम हेमरेज से बचाएगा, ब्रेस्ट के अंदर एंजोजमेंट इनसफिशिएंट मिल्क इजेक्शन रिफ्लेक्स है तो इसको ठीक कर देगा। ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट रिस्की रेयरली परफॉर्म्ड, ऑक्सीटोसिन चैलेंज टेस्ट होता है जो कि रिस्की होता है बहुत ज्यादा और ये रेयरली ही टेस्ट किया जाता है, किसी किसी कंडीशन में हमें इसको टेस्ट करने की जरूरत पड़ती है। साइड इफेक्ट क्या है? क्या क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं अगर इसका जो ऑक्सीटोसिन है इसका अगर अमाउंट हमारी बॉडी में इंक्रीज हम कर देते हैं बाहर के थ्रू? तो इंडिजियस यूज हो जाता है, मैटरनल एंड फीटल सॉफ्ट टिश्यू इंजरी हो जाएगी, रप्चर हो जाएगा यूट्रस और फीटल एसोफेक्सिया या फीटल डेथ भी हो सकती है। एसफेक्सिया, एसफेक्सिया हो सकता है या फीटल डेथ हो सकती है। एसफेक्सिया टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? एसफिक्सिया, एसफिक्सिया टर्म किसको रिप्रेजेंट करता है? फीटल डेथ को। वाटर इंटॉक्सिकेशन क्या हो जाएगा? वाटर का इंटॉक्सिकेशन भी हो जाएगा, ये भी आपको साइड इफेक्ट्स में याद रखना है। उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन जो सेकंड ग्रुप ऑफ ड्रग है जो कि किसके ऊपर काम करती है? यूट्राइन स्टिमुलेंट्स काम करती हैं, एज ए यूट्राइन स्टिमुलेंट काम करती हैं। उनके बारे में अब थोड़ी सी जानकारी हम ले लेंगे तो हमें ये टॉपिक एकदम लगभग क्लियर हो जाएगा। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या होता है? इसके अंदर लोकल हार्मोन्स जो होते हैं वो डिराइव्ड फ्रॉम ब्रेकडाउन ऑफ मेम्ब्रेन ऑफ फोस्फोलिपिड, फोस्फोलिपिड की जो मेम्ब्रेन होती है उसकी मेम्ब्रेन के ब्रेकडाउन की वजह से ये हम डिराइव कर पाते हैं। PGE2 एंड PG2F अल्फा आर कॉमनली यूज क्लिनिकली। क्लिनिकली कौन कौन से यूज होते हैं इसके अंदर? PGE2 और PGF2 अल्फा, ये जो मेन होते हैं ये यूज किए जाते हैं।
डाइनोप्रोस्टोन PGE2 को बोला जाता है। डाइनोप्रोस्टोन PGE2 को क्या बोलते हैं हम? डाइनोप्रोस्टोन। ये चीजें जो मैं बोर्ड पे लिखता चल रहा हूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन पूरी थ्योरी में से भी अगर इंपॉर्टेंट हम निकाल के लिख लेंगे एक जगह तो वो एज अ नोट, शॉर्ट नोट प्रिपेयर हो जाएगा हमारे पास, जो कि फ्यूचर में बहुत काम आएगा। जब हमें कोई टॉपिक रिवाइज करना होगा तो ये नोट्स बहुत ही ज्यादा काम आएंगे, तो ये नोट करते चलेंगे सभी लोग। सर्वाइकल मैचुरेशन, राइपनिंग, कोलेजेनेटिक प्रॉपर्टी जो होती है उसकी राइपनिंग हो जाएगी जब वो अपने टाइम पीरियड को गेन कर लेगा तब। 5 टाइम्स पोटेंट देन एंड लेस टॉक्सिक देन PG2 अल्फा, कॉस्टली भी। मतलब कि जो PGE2 होता है ये इससे लेस टॉक्सिक होता है PG2 अल्फा के मुकाबले, और 5 टाइम्स पोटेंट भी होता है, मतलब कि 5 गुना ज्यादा अच्छा काम करता है PGE2 एज कंपेयर टू PGF2 अल्फा। ठीक है। डाइनोप्रोस्ट जो होता है, अब PGF2 अल्फा को हम क्या बुलाते हैं? डाइनोप्रोस्ट थ्रोथामीन, ट्रोमिथामीन। डाइनोपोस्ट क्या बुलाते हैं? डाइनोप्रोस्ट थ्रोथामीन, ये हम इसको बुलाते हैं PG2। इसको हम क्या करते हैं कॉमनली? मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करता है। जो बीच की यूट्रस की जो लेयर होती है मायोमेट्रियम, उसकी कॉन्ट्रैक्शन को ये इंक्रीज करता है। प्रोमोट करता है किसको? मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन को, इररिस्पेक्टिव द ड्यूरेशन ऑफ गेस्टेशन। अगर हमने इसे किसी फीमेल को दे दिया जो गेस्टेशन पीरियड में है तो वो ये नहीं देखेगा कि गेस्टेशन पीरियड के टाइम लेबर टाइम आने वाला है कि नहीं आने वाला है, वो इसकी कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी को इंक्रीज करना शुरू कर देगा अनटिल अनलेस, जब तक हमने इसे दिया नहीं है। अब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है इसका? इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि ये चेंज करेगा क्या? चेंज इन मायोमेट्रियल सेल मेम्ब्रेन। किसके अंदर चेंज कर देता है? मायोमेट्रियल सेल मेम्ब्रेन के अंदर चेंज कर देता है। जो हमने यहां पे बताया था कि ये जो बीच की लेयर होती है मायोमेट्रियम यूट्रस की, उसमें ये चेंज कर देगा, उसकी परमेबिलिटी को अल्टर कर देगा, उसकी मेम्ब्रेन की जो बाउंड कैपेसिटी होती है कैल्शियम आयंस को बाइंड करने की, उसको भी चेंज कर देगा। ऑल्सो इट सेंसिटाइजेस यूट्रस टू ऑक्सीटोसिन, और ये सेंसेस जो होते हैं यूट्रस का रिएक्ट करना है ऑक्सीटोसिन की प्रेजेंस में, उसको भी क्या कर देगा? सेंसिटाइज कर देगा। उसको भी क्या कर देगा? सेंसिटाइज कर देगा। ठीक है। आप लोग इसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने आपको समझा दिए हैं, और इसके अलावा अभी भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में जुड़कर पूछ सकते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन की यूज क्या है? मीजोप्रोस्टोल। कौन था मीजोप्रोस्टोल? PGE2 PGE1 था मीजोप्रोस्टोल। इसके पहले हमने क्या देखा? PGE2 क्या है? डाइनोप्रोस्टोन। और PGF2 अल्फा क्या है? डाइनोप्रोस्ट थ्रोथामीन, ट्रोमिथामीन। ठीक है। अब इसके बाद इंडक्शन ऑफ एबनॉर्मल लेबर या सर्वाइकल राइपनिंग। एबनॉर्मल लेबर जो होता है उसका इंडक्शन करवा सकते हैं। टर्मिनेशन ऑफ मोलर प्रेगनेंसी, अगर कोई मोलर प्रेगनेंसी हो गई है तो उसका टर्मिनेशन हम करा सकते हैं। इंडक्शन ऑफ लेबर, लेबर के इंडक्शन में यूज किया जाता है। अगर लेबर की एक्सेलरेशन, अगर लेबर स्लो डिलीवरी हो रही हो तो उसकी एक्सेलरेशन को इंक्रीज करने के लिए दे देते हैं। सर्वाइकल राइपनिंग फॉर इंडक्शन ऑफ लेबर या अबॉर्शन, अबॉर्शन के टाइम हम इसको दे सकते हैं। मैनेजमेंट ऑफ एटोनिक पोस्टपार्टम हेमरेज, पोस्टपार्टम हेमरेज, डिलीवरी के बाद अगर कोई हेमरेज हो जाता है तो उसको मैनेज करने के लिए मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ ट्यूबल एक्टोपिक प्रेगनेंसी, अगर कोई एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है ट्यूब के थ्रू हमने अगर ऑपरेट किया है उसको, तो उसकी मेडिकल मैनेजमेंट में हम ये ड्रग उसके अंदर देते हैं। अब प्रोस्टाग्लैंडिन के साइड इफेक्ट क्या क्या है? साइड इफेक्ट क्या है अगर सिस्टमिक यूज कर रहे हैं तो? नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया, पायरेक्सिया और ब्रोंकोस्पाज्म, ये ऐसी नॉर्मल कंडीशन जनरेट हो सकती हैं इसके अंदर। और इसके अलावा सर्वाइकल रेस्टोरेशन व्हेन यूज्ड एज अबोर्टिफेशिएंट, अगर इसको अबॉर्शन में यूज करते हैं तो इससे क्या हो सकता है? सर्वाइकल लेसरेशन
बढ़ सकती है। टैकिसिस्टोल ऑफ द यूट्रस ड्यूरिंग इंडक्शन, इंडक्शन के टाइम पे टैकिसिस्टोल की कंडीशन जनरेट हो सकती है। और फीटल डिस्ट्रेस, जो फीटस है उसके अंदर डिस्ट्रेस भी आ सकता है। और रप्चर ऑफ द यूट्रस, रेयर कंडीशन में जो यूट्रस की है वो रप्चर हो सकती है। उसके बाद थर्ड ऑफ ग्रुप ऑफ ड्रग था जो इसके अंदर हमने पढ़ा था, वो क्या है? अर्गोट एल्कलॉइड्स। क्या था? हमने थर्ड ग्रुप पढ़ा था, उसके अंदर क्या वो था ग्रुप? अर्गोट एल्कलॉइड्स। ये क्या होती है? एर्गोमेट्राइन और मिथाइल एर्गोमेट्राइन, इसके अंदर जो ड्रग्स आती हैं उनका नाम है। कौन कौन सी ड्रग आती हैं? एर्गोमेट्राइन और मिथाइल एर्गोमेट्राइन। इसका यूट्रस में क्या होता है? फोर्स जो होते हैं, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की है उसको इंक्रीज कर देगा। और क्या करेगा? लो डोज फेजिक रिस्पॉन्स को इंक्रीज कर देगा। मतलब हाई डोज करेंगे, हाई डोज देंगे तो यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा। और ग्रेविड नियर टर्म अर्ली प्री रप्चर्ड यूट्रस को ज्यादा सेंसिटिव कर देगा। पोलैरिटी ऑफ द यूट्रस को मेंटेन करेगा। और इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन किस तरीके से है? ये पार्शियल एग्नोस्टिक एक्शन करेगा। किस पर? 5H2 अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर के ऊपर। क्या करेगा? 5F2 अल्फा एडिनर्जिक ड्रग के ऊपर ये काम करेगा। उसके बाद कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे काम करेगा, वीक कर देगा वैसोकंस्ट्रिक्शन को, रेस करेगा ब्लड प्रेशर को। क्या करेगा? वैसोकंस्ट्रिक्शन को वीक कर देगा। और किसको इंक्रीज करेगा? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगा। और इंक्रीज करेगा क्या? पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस कहां पर होती है? जीआई के अंदर। किसके अंदर? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर जो पेरिस्टालिसिस मूवमेंट होता है उसको क्या करेगा? ये इंक्रीज कर देगा। उसके बाद इसके यूज क्या है, साइड इफेक्ट क्या है, ये एक हम इसके अंदर पढ़ लेते हैं। अब यूज क्या है? ये कंट्रोल करेगा पोस्टपार्टम हेमरेज को। क्या करेगा? पोस्टपार्टम हेमरेज को ये क्या करता है? कंट्रोल करता है। आफ्टर सीजरेन, किसके आफ्टर? सीजर के आफ्टर। डिलीवरी टू प्रिवेंट यूट्राइन एटोनी, यूट्राइन एटोनी को प्रिवेंट करने के लिए। और नॉर्मल इन्वोल्यूशन को भी मेंटेन करने के लिए यूज किया जाता है। अब साइड इफेक्ट में नोजिया, वॉमिटिंग, राइज इन ब्लड प्रेशर, अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा तो डिक्रीजेस मिल्क सिक्रीशन इफ यूज्ड इन हायर डोज, अगर हाई डोज में अगर हम इसको दे देते हैं, एडमिनिस्टर कर देते हैं तो क्या हो जाता है? मिल्क सिक्रीशन को डिक्रीज कर देता है। शुड बी अवॉइडेड इन पेशेंट विद वस्कुलर डिजीज, प्रेजेंस ऑफ सेप्सिस या लीवर या किडनी डिजीज के अंदर हम इसको प्रिवेंट करते हैं। तो यहां पर हमने ये जो क्लासिफिकेशन इसकी स्टडी की थी, हमने जो क्लासिफिकेशन इसका यहाँ पे चार्ट बनाया था, ये क्लासिफिकेशन चार्ट आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसके अलावा, इस चार्ट के अलावा इसमें हमने सभी के यूज पढ़े हैं, सभी की कॉन्ट्राइंडिकेशन, ये सारी चीज स्टडी की है। सारी स्लाइड्स लगभग क्लियर होंगी। तो यहां पर ये लेक्चर बिल्कुल कंप्लीट होता है। आशा करता हूं सारी चीजें एकदम अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर अभी भी कोई डाउट बचता है या इससे रिलेटेड या ऐसे ही कोई टॉपिक रिलेटेड अगर कोई डाउट आते तो कमेंट सेक्शन में हम आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। कोई टॉपिक पढ़ना चाहते तो उसके लिए कमेंट करें, हम उसके लिए भी आपके साथ अवेलेबल रहेंगे। और ऐसे ही धमाकेदार वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ औरा नर्सिंग एकेडमी के साथ जुड़े रहें। ऐसी ही शानदार लेक्चर्स और वीडियोस आपके चैनल पर अपलोड होती रहेंगी। और ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करें और शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। मिलते हैं फिर ऐसी एक धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।